तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे जो एस्पिरेंट है किस ईयर के 2023 के निमसेट के लिए जो एलिजिबल हैं, हम उनके लिए बात करेंगे कि हम क्या ऐसे तरीका एग्ज़ाम में अपना सकते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में अच्छा हो। तो कुछ पॉइंट मैं ऐड करूंगा जिस पॉइंट के बेसिस पे आप लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं ये पॉइंट को पहले पॉइंट को फॉलो किया, ये पॉइंट को फॉलो किया और ये पॉइंट फॉलो किया तो ओवरऑल मेरी जो परफॉर्मेंस होगी एग्ज़ाम में ओवरऑल ये क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इंक्रीज़ कैसे होगी मैं बताऊंगा कुछ तरीका, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये आप लोग फॉलो किए तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत कुछ तो अच्छा होगा। और ये निमसेट का एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो 1 नंबर 2 नंबर पे भी रैंक बहुत अच्छी हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर मेरी ये सब प्रोसीजर फॉलो करके 1 2 नंबर भी बढ़ रहा है तो वो मुझे बहुत मैटर रखेगा ये एग्ज़ाम के लिए। दूसरी चीज़ की मैंने सेम ये चीज़ें फॉलो की है और मैं अंडर 100 मेरा रैंक आया था और मुझे 93 से मिला था। तो मुझे 93 से कैसे मिला, मैंने तैयारी कैसे की, तैयारी वगैरह ये सब मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि इतने कम टाइम में तैयारी कैसे करना, क्या चीज़ें करनी है ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एटलीस्ट मैं बता सकता हूँ कि एग्जाम में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी रैंक कुछ अच्छा हो सके। तो आओ डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 और समझते हैं कि क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम एक अच्छी रैंक पा सकते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा और मोस्टली ये पहली वाला जो पॉइंट है इस ये ऑलमोस्ट सबको पता है कि जब भी कहीं पे एग्जाम सेंटर आपका गया हो उस एग्जाम सेंटर पे हमेशा आपको एटलीस्ट 30 मिनट पहले ही उस एग्जाम सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मान लो आप 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच गए और 5 मिनट पहुँचने पर आपकी बॉडी जो होती है उतनी दूर से ट्रेवल करके आई हुई वो रिलैक्स फील नहीं करी होती, आपकी माइंड उतना रिलैक्स नहीं होता है। उस केस में अगर आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो हो सकता है आपको आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर जाए या फिर आपको जो आता है वो उसको सॉल्व ना कर पाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होता है। तो आपको मिनिमम 30 मिनट एटलीस्ट 30 मिनट आपको पहले उस एग्जाम सेंटर में तो पहुंचना ही तो पहुंचना है। दूसरा पॉइंट जो हम ऐड करना चाहेंगे, अगर मान लो आपने लिमिट का चैप्टर नहीं पढ़ा है और एग्जाम के बस 7 to 10 डेज बचे हैं, तो इस केस में अगर आप लिमिट या फिर मान लो इन केस आप परम्यूटेशन आपने नहीं पढ़ा, कम्बिनेशन आपने नहीं पढ़ा या फिर प्रोबेबिलिटी आपने नहीं पढ़ा, तो ये जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि 7 और 8 दिन में हम इसको कवर कर लेंगे फिर से एकदम बेसिक से पढ़ लेंगे, ऐसा होता नहीं है। इसलिए क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं निमसेट में या फिर जेई मेन में, तो क्या होता है कि इस लेवल के क्वेश्चन हम उतने कम टाइम में प्रिपेयर नहीं कर पाते। जब हम मॉक देंगे फिर क्वेश्चन को देखेंगे तो हमसे नहीं हो पाता, जब नहीं हो पाता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो चीज़ें हमें आती है, मान लो हमें सेट अच्छे से आता है तो जो सेट की क्वेश्चन है हम उस पर भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि मोस्ट रिसेंट में 7 दिन या 8 दिन में कोई न्यू चैप्टर आप लोग न पढ़ना। मेरा यही करना है कि न्यू चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखा है, जो आपको आता है अच्छे से, उसको और अच्छे क्लियर करिए। बस सेम चैप्टर को रिवाइज करिए जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है पहले से। न्यू के चक्कर में ना जाइए कि न्यू हम करके बहुत अच्छा रैंक ला देंगे, मैं बता रहा हूँ और ख़राब रैंक आ जाएगा। बस इसके केस में, इस केस में बता रहा हूँ, जब 7 से 10 दिन बचाओ, तो अगर आपको 1 महीने बचाओ 1.5 महीने बचाओ तो मोस्ट प्रॉब्ली आप जा सकते हैं 1 2 चैप्टर के लिए जिसने आपने नहीं पढ़ा है। तो ऐसा केस है कि जो ये 7 और 10 दिन वाली बीच में, इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी रखी है बस उसी को रिवीजन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। न्यू चैप्टर पे कभी मत जाना, हमेशा जो पुराने वाले जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है बस 7 और 10 दिन में उसी को रिवाइज करना। जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब भूल के भी स्किप मत करना। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, जब एग्जाम में हम बैठते हैं उस केस में उससे पहले हमें कौन सी क्वेश्चन को पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल हम मुझे लगता है एक क्वेश्चन आया है, ऐसे बड़ा सा कुछ क्वेश्चन दिया है, बहुत बड़ा सा, जो मुझे समझ नहीं, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन 2023 में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं हो रहा है फिर भी आपको एटलीस्ट जो ऑप्शन दिया है ना उस ऑप्शन में आप उसको ऐसे रिमाइंड कर लेना कि मतलब अच्छा हाँ ये इतने जो क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा था, ये ऐसा अगर क्वेश्चन आया था उसका आंसर ये वाला था। क्वेश्चन का आंसर कम से कम दिमाग में ऐसे बना लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। एक चीज़ और देखना कि जो आईआईटी और जेई मेन, स्पेशली जो जेई मेन के क्वेश्चन है ना, जो जेई मेन के क्वेश्चन है, ये मैं बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल्ली आपको कह रहा हूँ कि इसको तो 100% करके ही जाना।
जेई मेन के क्वेश्चन। और 2019 का अगर देखोगे इस केस में ये जेई मेन का और कुछ जेई एडवांस का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था, कुछ भी चेंज नहीं किया था। तो मैं इसको हमेशा प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाओगे, हो सकता है कि इस ईयर में भी सारे क्वेश्चन आ जाए। कुछ क्वेश्चन अगर मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन भी आ गया, मतलब समझ रहे हो 12 नंबर का एक क्वेश्चन आया, 12 नंबर मुझे मिल रहा है बस केवल जेई मेन के डायरेक्ट क्वेश्चन को। अच्छा, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जिनको लगेगा कि जेई मेन का मुझे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, सॉल्व नहीं होता तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसके कर लो, लेकिन जो लगता है टफ नहीं हो पाएगा उसका आंसर एटलीस्ट दिमाग में रखना। इसका आंसर 1 था, इसका आंसर -1 था, इसका आंसर 5 था, जो भी क्वेश्चन का था। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेन का हो, जेई एडवांस का हो, उसको ज़्यादातर कोशिश करना कि हम उसका आंसर याद कर लें। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, किसी को ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ ना, कि उस क्वेश्चन को रट लो। देखो ये रटने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी देखो समझ में आएगा। एग्जाम्पल एक सेट का क्वेश्चन है जिसका आंसर है 49, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये सब नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल कुछ हाई है और ये क्वेश्चन जेई मेन में आ भी चुका है। जिनको लगेगा कि मैं ये जेई मेन का क्वेश्चन सॉल्व बस करके जाऊँगा, वहाँ पर भी जाएंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जरूरी नहीं कि जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे जाके सही भी कर सके। हो सकता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करे और गलत आंसर ला दे। चांस ऐसा हो सकता है कि उसको सॉल्व करे, आंसर तो ला दे सही, लेकिन उसका टाइम चला जाए, कितना 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कुछ तो टाइम जाएगा। अब ये सोचो कि मैं क्वेश्चन को पहले करा था और मुझे आंसर पता था, और मुझे ये पता हो गया अच्छा ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया, उसका आंसर यही है। अगर मैं डायरेक्ट मार दिया कि इसका आंसर यही है बिना सॉल्व किए, बस आंसर देख के, सोच लो 12 नंबर मिला, प्लस मेरा जो 2 से 3 से 4 5 मतलब जितना भी टाइम लगता, 10 मिनट लगता, जितना भी लगता, पूरा टाइम बचा। अब ये टाइम मैं दूसरे वाले क्वेश्चन में दे सकता हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड सबको करूँगा, जितने भी एक्सपीरियंट हो, जितने भी वीडियो ये देख रहे हो, जेई मेन एंड जेई एडवांस आईआईटी का जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको करना, और उसको ऐसा करना कि उसका आंसर भी मुझे पता हो कि हाँ ये आंसर है। या तो इतना फ्रिक्वेंट हो जाओ कि एक बार मैं उसको सॉल्व करूँ, तुरंत आंसर, बस 1 मिनट के अंदर आंसर ला दो, तब पर भी ठीक है। लेकिन ऐसा हो कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट लग रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को याद कर लो। कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो निमसेट में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कहीं निमसेट के डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पीछे वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दे रहे हैं, या फिर जो जेई मेन में आए हुए क्वेश्चन वो दे रहे हैं, जो जेई एडवांस का क्वेश्चन आया वही दे रहे हैं। ज़्यादातर चांस ये है कि क्वेश्चन वही रिपीटेड आ रहा है। ये जरूर कर से जाना, जरूर से जरूर। लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, और लास्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देख के समझ के जाना। चौथा जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या होता है कि 4 सेक्शन है मेरे पास करने का। पहला क्या है, मैथ है, फिर रीजनिंग है, फिर कंप्यूटर है, और फिर इंग्लिश है। ठीक है, ये 4 सेक्शन है। अब मेरे पास टाइम कितने हैं? मेरे पास 2 घंटे का टाइम है। मैं बता रहा हूँ, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ भी मत सोचना, पूरा 1 घंटा किस में देना है? मुझे मैथ में देना है। क्यों बता रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 12, 600 नंबर। सोच लो 600 नंबर का केवल मैथ है, बाकी 400 नंबर में 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर मुझे मिल सकता है, तो मुझे उसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैं 1 घंटे पूरे इसमें देने के लिए बोल रहा हूँ मैथ में। और मैथ का क्वेश्चन हमेशा 3 सेक्शन में सॉल्व करना है। 3 सेक्शन में सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो, मैथ का मुझे 3 लेवल में डिवाइड करना है। पहली बार जब हम जाएंगे हमें, और ये सेक्शन एकदम पहली टाइम 1 घंटे के लिए पूरा स्किप कर देना है, ये पूरा सेक्शन स्किप कर देना है। स्टार्ट से लेके लास्ट तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताऊंगा अभी। ये देखना, 3 जो मैथ है, मैथ का मैं सबसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें 600 नंबर का पूरा ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है वेरी इजी, एक है इजी, और एक है हार्ड। ठीक है, 3 लेवल में बना रहा हूँ। तो 3 लेवल में मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैथ वाले को वेरी इजी का वो है जो हमें लगता है कि 1 मिनट के अंदर मैं उसको सॉल्व करूँ लूँगा, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने बताया कि आईआईटी या फिर जेई मेन, इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए हैं। तो अगर डायरेक्ट आ गए हैं या फिर आईआईटी का कोई डायरेक्ट आ गया है, तो मुझे डायरेक्ट बस उसको मार के आगे चलना है। जो मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसको भी डायरेक्ट अभी मार के लेकर चलना है। अभी मैं 50 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए जा रहा हूँ, और मैं बस उसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो मुझे लग रहा है 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, या फिर मुझे डायरेक्ट देख के लगे कि ये आंसर यही है। ये पहला लेवल में हो गया। दूसरा लेवल में क्या करना है, ईजी वाले पर टच करना है। एक बार मैंने गया पूरा स्टार्ट के ईजी वाले को सॉल्व करने लगा, वेरी इजी वाले को, फिर उसके बाद जो ईजी है उसको स्टार्ट किया, बेसिक से लेकर पूरे अंत तक गया, और जो मुझे लगा वो सॉल्व किया। ये तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा क्यों बता रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन मान लो ईजी है, दूसरा है वेरी इजी, तीसरा है हार्ड, चौथा है हार्ड, फिर इजी है, फिर वेरी इजी है।
तो जो पहला वेरी इजी था, मैंने तो इसको कर लिया आराम से, और मुझे लगा कि मैं दूसरा भी कर लूँगा। ठीक है, दूसरा भी कर लिया, इसमें लगा 2 मिनट, इसमें लगा 5 मिनट वेरी इजी में। अब मुझे मिला थर्ड वाला। मैं अब ये हो सकता है कि इसमें मैं सॉल्व किया, मेरा आंसर गलत हो गया, या फिर मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर पाया, लेकिन इसमें मैंने टाइम तो दिया ना। एटलीस्ट मुझे 10 मिनट तो देना पड़ेगा हार्ड वाले क्वेश्चन में, या फिर 5 मिनट, जितना मतलब आपने प्रैक्टिस किया होगा एटलीस्ट आपको कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। इतना मैं एज्यूम कर ला रहा हूँ कि 5 मिनट तो एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा हार्ड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपने हार्ड में टाइम दिया, फिर उसके बाद आपको हार्ड मिल गया। ऐसे ऐसे बीच में करते करते कहीं हार्ड कभी कहीं ईजी, कभी हार्ड कभी ईजी मिला। 15 से 20 क्वेश्चन करते करते आपका कितना टाइम खत्म हो गया होगा पता होगा? 30+ मिनट खत्म हो गया होगा। और आपको 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, फिर 15 क्वेश्चन में आपको लगा कि आपने 7 से 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ड भी इंक्लूडेड था, इसलिए आपका टाइम कंज्यूमिंग हो गया। अब आप देखेंगे कि 30 मिनट तो बस इतना ही चला गया। अभी मेरे पास इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, बस 7 से 8 मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा सही हो सकता है। इस केस में जो आपकी हार्ट बीट है वो हाई हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि इतना कम क्वेश्चन और इतना ज़्यादा टाइम खत्म हो गया है, तो मेरी कॉन्फिडेंस क्या होगा? मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक लूज हो जाएगा। इस केस में जो मेरे से क्वेश्चन हो सकता था वो भी नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जो क्वेश्चन आपको लगे कि इजी है उसको फर्स्ट फेज में करना, वेरी इजी है उसको फर्स्ट फेज में करना, दूसरी केस फेज में इजी वाला करना, थर्ड केस में हार्ड वाला करना। 3 लेवल पे उसको सॉल्व करना मैथ वालों को, और इसको इंक्लूडेड ओवरऑल 1 आवर आपको देना है। जब आप पहले वेरी इजी में जाओगे पूरे 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऐसा होगा कि 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, और जो देख के सॉल्व हो सकता है कि ये डायरेक्ट आ गया है। तो अगर आपको लगेगा कि यार ये क्या, मैंने 10 से 15 मिनट में क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना इतना हाई हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा होगा ना उस केस में आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे से तो इतने कम टाइम में इतना क्वेश्चन मैं कर लिया। दूसरी जब आप केस में जाओगे वेरी इजी में, इसने में भी आप 10 से 15 क्वेश्चन कर लिए होगे। ओवरऑल आपसे 20 से 25 के बीच में, 25-30 के बीच में आप, मैं क्वेश्चन एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना कर सकते हैं आप। अगर इतना कर लिए, आपके पास अगर 10 मिनट या 15 मिनट बचा हुआ है 1 घंटे में, अभी बात कर रहा हूँ, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत हाई हो जाएगा। उस केस में आपके पास अगर मान लो 30 क्वेश्चन आपने कर लिया, अभी 20 बचे हैं ना, तो आप 15 मिनट में आप 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये जो मैंने सॉल्व कर लिया है पहले से, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व किया मैंने और वो सही ही होगा। तो ये तरीका है पहले मैथ का अटेम्प्ट करने का, और फेज में मुझे इसको सॉल्व करना है। ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। कभी भी लीनियर वाइज में एक सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे आप फंस जाओगे। अब जैसे मैंने 1 घंटा दे दिया, किसमें? मैथ में दे दिया। मेरा मैथ में क्या हो गया? 1 घंटे पूरे चले गए। अब 2 केस बन सकता है मैथ के सॉल्व करने के 1 घंटे बाद। 2 केस क्या हो सकता है? पहला केस कि मेरा जो है मैथ कंप्लीट हो गया, मतलब 1 घंटे के अंदर मेरा, अब मैं मैथ में नहीं हाथ लगाऊंगा, मेरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर मैं 10 से 15 मिनट और अगर दे दिया मैथ में, तो मेरे 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर मैं 10 से 15 मिनट और दे दिया मैथ में, ये मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे। तो पहला केस में अगर आपका मैथ कंप्लीट हो गया, आपको लगता है अब नहीं हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ पे आप ध्यान मत दीजिए, तुरंत स्विच कर जाइए किसमें? कंप्यूटर वाले पार्ट पे। पहला वाला केस में लेके चला हूँ। कंप्यूटर वाले पार्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो इसका वेटेज है, इसका वेटेज सेकंड वेटेज है। इसका कितना था? 16 था, इसका था 8। रीजनिंग है, इसका है 6 और 4 है इंग्लिश का। तो जो वेटेज है इसका 8 है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर में ज़्यादातर उतना ज़्यादा लेंदी या फिर उतना टफ क्वेश्चन नहीं होते। मतलब बोल देंगे 2 बाइनरी का जो है वंस कम्प्लीमेंट निकाल के ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार रिवाइज करके जाना, पढ़ लेना अच्छे से। कंप्यूटर के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से आप लोग। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कंप्यूटर उतना इजी नहीं है, उसको स्किप कर देते हैं। तो ये भूलने की कभी गलती मत करना, कंप्यूटर को हमेशा पढ़ के जाना। और कंप्यूटर के बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे बहुत ही कम टाइम में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये भी, इसका वेटेज जो 8 है, कम क्वेश्चन करोगे नंबर इसका ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसका फ़ायदा है क्या? वेटेज का। तो अगर हमने पहला वाला पार्ट में मैथ कर लिया, 1 घंटे लगा, उसके बाद मैंने क्या किया? कंप्यूटर में गया। फिर मेरे पास क्या बचा? अब टाइम जो बचा मैं फुल्ली रीजनिंग में दूंगा, और मैं इंग्लिश को सबसे लास्ट में रखूंगा। क्यों? इंग्लिश का वेटेज 4 नंबर है, इसका सबसे वेटेज कम है,
और ज़्यादातर क्या होता है, इंग्लिश के क्वेश्चन उतने आते नहीं, मतलब ज़्यादातर लोगों को, हो सकता है बहुत लोगों को आता हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश का उतना क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर हम लास्ट में रखेंगे, मुझे 5 मिनट भी इंग्लिश के लिए मिल गया, 1-2 क्वेश्चन मार दिया, मुझे लगता है ये सही है, मार दिया तो मार दिया, नहीं छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश अगर मैं पूरा छोड़ दे रहा हूँ तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं रखेगा। लेकिन अगर मैं इधर अच्छा कर रहूँगा तब, फिर जो टाइम मिला मुझे रीजनिंग में दिया, अब मुझे लास्ट में जो 5 से 10 मिनट मुझे मिलेगा उसमें मैं क्या करूँगा, इंग्लिश में जाऊँगा। दूसरा केस मैंने बताया था कि अभी मैं 10 से 15 मिनट अगर दिया, 3 से 4 क्वेश्चन कर सकता हूँ किसका, मैथ का। तो मैं आपको फोर्सफुल्ली ये मेरा मतलब अगली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जरूर से जरूर जाइए इस केस में। क्योंकि आप अगर 3 से 4 क्वेश्चन, आप मान लो 4 क्वेश्चन किया आपने, 3 क्वेश्चन सही हो गया, तो 3 क्वेश्चन समझ रहे हो, 36 नंबर बढ़ा। अगर ये 36 नंबर पाने के लिए ये 10 से 15 मिनट आप रीजनिंग में या आप कंप्यूटर में या इंग्लिश में दोगे, तो चांस इतना नहीं बनेगा कि इतने कम टाइम में और इतना मार्क आप ऑब्टेन कर सको। तो ज़्यादातर चांस ये है कि आप लोग मैथ वाले सेक्शन में फिर से जाइए। अब अगर आपके पास 50 मिनट या फिर आपके पास 40 मिनट बचे हैं, इस केस में आप डायरेक्ट रीजनिंग नहीं, कंप्यूटर पे जाइए, फिर उसके बाद रीजनिंग पे जाइए। लास्ट में आप इंग्लिश में हमेशा रखना। ये मैंने अपने तरीके से मैंने इसको फॉलो किया था और मैंने रैंक 100 अंडर 100 रैंक मैंने लाया था। और इस केस में मेरा जो मुझे कॉलेज मिला था वो 93 मिल गया था। मैं सब कुछ गाइड करता रहूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ पढ़ते रहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया है, ये चारों प्रोसीजर कि क्या करना चाहिए एग्जाम से पहले, कैसे करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये ज़रूरी हो कि ऐसा सब लोग करें। मैंने किया था, मेरे लिए फ़ायदा किया था। अगर आपको लगता है कि ये इसे करने से आपके लिए भी ये बेनिफिट हो सकता है तो ज़रूर से ज़रूर करिए। और अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि मुझे फ़ायदा हुआ था, आपकी रैंक अच्छी आ जाए, तो आगे ज़रूर एक बार कमेंट कर देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम 2023। कर रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।